हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं जो आपका 2001 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यूपीपीएससी में आया था, उसी का आगे वाला पार्ट है, वो करने वाले हैं। आज आपका कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद कल आपका 2002 का चलेगा। जितने भी हमने प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं वो सब जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो लगभग आपका उसी तरीके से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे जो पेपर आप उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जिनको घटना चक्र का हैंड रिटन नोट्स पढ़ना होगा वो भी पढ़ा है टेलीग्राम, मतलब टेलीग्राम चैनल पर आपका पीडीएफ पढ़ा है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और चैनल पर आपका यूट्यूब चैनल पर वीडियो पढ़ा है, वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटराइट मिट्टियों में से सही नहीं है। कह रहे हैं कौन सा ऐसा कथन है जो लेटराइट मिट्टी में से सही नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऐसा सही नहीं है। तो यहाँ पहला कहा क्या रहा है, ये आर्द्र आयन वित्तीय प्रदेशों की मिट्टियां है। कह रहे दे आर द सॉइल्स ऑफ द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। कह रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिड रहता है, जहाँ पर ज़्यादा नमी रहती है, वहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हाँ, ये सही है, ये मिट्टियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी रहती है, लेटराइट मिट्टियाँ वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि ये आपका केरला वाला साइड में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, नीचे यहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर नमी रहती है ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कह रहे ये बहुत अच्छालित मिट्टियाँ होती है। कह रहे दे आर हाईली लीच्ड सॉइल। सही है, ये सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में लीचिंग होती है। तो लीचिंग के मामले में निच्छालन जिसको कहते हैं, इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बी वाला भी सही है। कह रहे इसकी उर्वरता बहुत कम होती है। कह रहे इसकी उर्वरता भी बहुत कम होती है, तो ये भी सही है। इसकी उर्वरता क्या होती है, बहुत कम होती है अन्य मिट्टियों के कंपेयर में, तो ये भी आपका सही है। कह रहे इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नहीं, इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। देखिए, ये लेटराइट मिट्टी पहले कहाँ पाई जाती है, पहले मैं ये बता देता हूँ। ये मिट्टी उच्च तापमान, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और जो वर्षा होती है वो भी बहुत हाई होती है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रिसिपिटेशन जो मतलब वर्षा होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती है। कौन सी, ये। अब देखिए, इसमें क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, निच्छालन के कारण ह्यूमस बहुत कम मात्रा में बचता है। देखिए, जहाँ पर ह्यूमस कम रहेगा वहाँ पर उतना वो उपजाऊ नहीं रहेगी। तो आपका देखिए सी वाला जो ऑप्शन कह रहा है वो आपका सही कह रहा है, उर्वरता कम होती है। देखिए, ह्यूमस इसमें डेवलप तो होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ बारिश होगी वहाँ पेड़ पौधे होंगे तो ह्यूमस डेवलप होगा। लेकिन क्या होता है, ये यहाँ पर निच्छालन इतना ज़्यादा होता है, यहाँ पर लिंचिंग इतना ज़्यादा होती है कि ह्यूमस पूरी तरह से क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में बचता है, तो इसीलिए इसकी उर्वरता क्या होती है, कम होती है। देखिए, हर चीज़ को आप डिटेल में पढ़ते चलिए, ताकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप वहाँ पर कर ले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरी क्या करा है, कह रहे हैं इसमें चूने की मात्रा पाया प्रचुर मात्रा में। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस मिट्टी में Fe2O3 और AI मतलब एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। Fe2O3 ये और एल्युमिनियम, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किस मिट्टी में, इसी मिट्टी में। चूना पत्थर कार्बनिक तत्वों की इसमें क्या होती है, कमी होती है। अब हम कहते हैं कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी आपको केरल में पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, एक मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये मिट्टी कर्नाटक में पाई जाती है।
याद रख लेंगे। ये उड़ीसा में ये मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर? उड़ीसा में ये पाई जाती है। और आपका झारखंड, छोटा नागपुर, ये सब के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में होता क्या है सबसे ज़्यादा? तो इस मिट्टी में आपको कहवा होता है। ठीक है, कहवा होता है, आपका चाय होता है, रबड़ होता है, रबड़ की खेती होती है, काजू की खेती होती है, और मोटे अनाज जो होते हैं ये सब की खेती होती है। तो ये याद रख लेंगे, ये यहाँ पर कहवा, चाय, रबड़, काजू, ये सब किस मिट्टी में होती है? लेटराइट मिट्टी में होती है। उष्णकटिबंधीय प्रकार वन के क्षेत्रों में ये इनका होता है, पाया जाता है। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं नहीं देखते। तो यहाँ पर आपका आयोग का आंसर क्या था? डी वाला आंसर था। डी वाला आंसर याद रख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? करें महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र जो है निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। करें महाराष्ट्र का, ये जो महाराष्ट्र का एरिया है यहीं पर एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का नाम क्या है? उस क्षेत्र का नाम है कोयना क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है? कोयना बांध, कोयना क्षेत्र में कोयना बांध है, एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय होता है। कह रहे हैं जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय होता है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? तो आपका दोनों ही सही है। देखिए महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र जो है भविष्य में भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, एकदम सही है। और यहाँ पर कोयना बांध है, कई बार पूछा गया है कि कोयना बांध कहाँ है, तो कोयना बांध आप कहाँ बताएंगे? कोयना बांध आप महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में बताएंगे या महाराष्ट्र बताएंगे। तो दोनों ही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारा निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों को का कौन सा अवरोही क्रम है? बताइए कौन सा अवरोही क्रम है, ये बताना है। अवरोही मतलब क्या कर रहे हैं? ये अवरोही मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मातृभाषा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम मातृभाषा के रूप में कुछ भाषाएं लिखते हैं, जैसे हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी को मातृभाषा के रूप में लोग कितने प्रकार से प्रयोग करते हैं? तो हिंदी को लोग मातृभाषा के रूप में लगभग 41.03% लोग इसको मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हिंदी को कितना? 41.3% लोग क्या है? मातृभाषा के रूप में। इसके बाद कौन सी भाषा आती है? इसके बाद इसके आती है बंगाली, बंगाली भाषा आती है। ठीक है, तो बंगाली भाषा आती है, तो बंगाली को कितने लोग प्रयोग करते हैं? 8.11% लोग बंगाली भाषा प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका कौन सी भाषा आती है? तेलुगु भाषा आती है। तेलुगु परसेंट कितने लोग हैं? तो तेलुगु परसेंट लगभग 7.19% आपका तेलुगु लोग हैं। इसके बाद आपका कौन सा आता है? मराठी। तो मराठी जिस पर आपका विवाद ही चलता रहता, अभी चल रहा है हाल ही में, मराठी लगभग 6.9 लोग मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, 6.99। अब इसके बाद तमिल आता है, तेलुगु और तमिल ये भी अलग अलग है, याद रखेंगे, 5.91%। ठीक है, तो आपके पेपर में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषाएं लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी तो है नहीं, बंगाली आ जाएगा। देखिए बंगाली लिखा गया है, पहले बंगाली हो गया, दूसरे पे कौन आ जाएगा? तो दूसरे पे आपका मराठी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर बंगाली है, पहले पे है। दूसरे पे कौन सा है? तेलुगु 7.9 है ना, और यहाँ पे तेलुगु तेलुगु कितने 7.19 है, और बंगाली कितना है? तो बंगाली यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद आपका तेलुगु आ जाता है, बंगाली हो गया, तेलुगु हो गया, इसके बाद कौन सा आ जाएगा? मराठी आ जाएगा, मराठी आ जाएगा, फिर तमिल आ जाएगा। फिर 1
4 2 3, तो सी वाला यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सही। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा कह रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की। तो ये उस समय का क्या है, तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो इससे कोई मतलब आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी ऑप्शन उस समय रहा होगा, यहाँ पर पंजाब था। ठीक है, तो पंजाब ने क्या किया था, तो पंजाब ने हरित गृह कृषि प्रारंभ किया था। तो किसने प्रारंभ किया था, ये पंजाब ने प्रारंभ किया था। क्या, हरित गृह कृषि, किसके सहयोग से, तो ये इजराइल के सहयोग से किया था। ठीक है, तो याद रख लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था आपका। ये वाला देखते हैं, करें स्थान बताना है, आपका खनिज बताना है कि स्थान और यहाँ पर खनिज कि जो स्थान है अंकलेश्वर है, डाली राजहरा है, कोडरमा है और खेतड़ी है। ये बताना है ये जो आपके हैं ये कहाँ कहाँ पर किस किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो अंकलेश्वर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अंकलेश्वर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अंकलेश्वर आपका पता होगा आपको, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। ये कौन सा, अंकलेश्वर। डाली राजहरा, राजहरा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लौह अयस्क के लिए डाली राजहरा प्रसिद्ध है। किसके लिए, डाली राजहरा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा, कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। याद रख लेंगे किसके लिए, अभ्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रख लेंगे किसके लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, तो खेतड़ी आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खेतड़ी आप किसके लिख लेंगे, तांबे के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये जैसे आप कहे होंगे कि खेतड़ी आपका जो तांबा है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में और भी कई जिले हैं जहाँ पर तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे आपका अलवर हुआ, खेतड़ी के बाद आपका अलवर हुआ, अलवर नाम याद रख लेंगे, यहाँ भी तांबे का उत्पादन होता है। झुंझुनू याद रख लेंगे, ये कहाँ पड़ता है झुंझुनू, ये भी आपका राजस्थान में पड़ता है, यहाँ भी तांबे का उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा पैमाने पर। जैसे आपका उदयपुर हुआ, ये तो पता ही होगा उदयपुर, यहाँ भी हुआ। भीलवाड़ा हुआ आपका, भीलवाड़ा यहाँ भी आपका होता है। ठीक है, तो भीलवाड़ा। अब देखिए एक सिक्किम का याद रख लेंगे क्योंकि सिक्किम का हो सकता है पूछ ले आपसे कि तांबा का सिक्किम का क्षेत्र कौन सा है, तो रोहतक याद रख लेंगे। एक क्षेत्र आप कौन याद रखेंगे, रोहतक। तो रोहतक एक क्षेत्र है सिक्किम का, ये याद रख लेंगे रोहतक। और सिरबोंग, ये पूछा गया है सिरबोंग, करें सिरबोंग कहाँ पर है, जो तांबा का क्षेत्र सिरबोंग है ये कहाँ पर है, तो सिरबोंग जो तांबा का क्षेत्र है ये सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, क्या सिरबोंग गिसनी एक क्षेत्र होता है, गिसनी, गिसनी, गिसनी एक क्षेत्र है, इसको गिसनी भी याद रख लेंगे। गिसनी भी कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, भोटांग, भोटांग याद रख लेंगे, भोटांग भी यहीं पे पड़ता है। तो ये जितने भी हमने क्षेत्र बताए ये तांबे के क्षेत्र बताया है, भोटांग, गिसनी, रोहतक, सिरबोंग, ये क्या है, तांबे के क्षेत्र है। कहाँ के क्षेत्र हैं, ये सिक्किम के क्षेत्र हैं, ये याद रख लेंगे। अच्छा ये बताइए नेल्लोर कहाँ पर है, तो नेल्लोर आपका आंध्र प्रदेश में है, नेल्लोर। ठीक है, तो नेल्लोर कहाँ पे पड़ता है, तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये भी तांबे का क्षेत्र है। गुंटूर कहाँ पड़ता है, तो यहीं पे पड़ता है गुंटूर, ये भी आपका तांबे का ही क्षेत्र है गुंटूर। ठीक है, अनंतपुर, अनंतपुर भी यहीं पड़ता है, ये भी आपका तांबे का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एक मध्य प्रदेश का याद रखिएगा, तांबे का बहुत क्षेत्र इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का, मलाज खंड क्षेत्र, मलाज खंड, तो मलाज खंड याद रखेंगे, मलाज खंड। तो मलाज खंड कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश का, बालाघाट जिला। ठीक है, तो बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में मलाज खंड है,
ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, मलाजखंड, ठीक है, ये याद रखेंगे। बैतूल जिला भी है आपका मध्य प्रदेश का, बैतूल जिला, ये अभी हमने जितना सब बताया है ये सभी क्या बताया है, हमने तांबे के क्षेत्र बताया है, ठीक है, ये याद रख लेंगे, पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहे हैं तटीय गुजरात के औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि इसमें कपड़ा और वस्त्र, औषधियाँ और पेट्रो रसायन की बहुत औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो हाँ एकदम सही है। तटीय गुजरात में क्या है, कपड़ा हुआ, वस्त्र हुआ, औषधि हुआ, पेट्रो रसायन की बहुत सारी इकाइयाँ पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। अब तटीय गुजरात में कौन कौन से हैं, जैसे आपका सूरत आपका आता है, याद रख लेंगे क्या है, जैसे आपका सूरत आ जाता है, सूरत के बाद अगर मैं बताता हूँ अहमदाबाद आ जाता है, ठीक है, अहमदाबाद ये आ जाता है। तो सूरत अहमदाबाद ये क्या है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और जैसे बड़ोदरा आ जाता है, ये सूती वस्त्र के लिए आपका है, सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। और जैसे ये आपका वडोदरा में कहूँ, वडोदरा ये, और ये अंकलेश्वर अभी जो हमने बताया है अलंकेश्वर, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सब पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पेट्रो रसायन के लिए ये सब प्रसिद्ध है। तो सूरत अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए, बड़ौदा अंकलेश्वर ये पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। उन्नीस देखते हैं हमारा क्या कहा, कह रहा है जूट का सामान, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और ऊन कालीन, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ऐसे आप सोचा करिए जैसे कि आप कहाँ पे बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं पेपर में, ठीक है। देखिए जूट का सामान कहाँ मिलता है, तो जूट का सामान ये टीटागढ़ में मिलता है, टीटागढ़ कहाँ, पश्चिम बंगाल में आपका, तो यहीं पर आपका जूट का सामान मिलता है, ठीक है। तो याद रख लेंगे टीटागढ़ में जूट का सामान मिलता है यहीं पर। टेक्सटाइल वस्त्र, टेक्सटाइल वस्त्र रेशमी वस्त्र जो होता है ये, ठीक, सिल्क टेक्सटाइल, तो ये रेशमी वस्त्र जो है ये कहाँ पे, तो रेशमी वस्त्र कहाँ पे मिलता है, तो ये बंगलोर में मिलता है, तो याद रख लेंगे सिल्क, तो ठीक है। तो रेशमी वस्त्र आपका बंगलोर में मिलता है। ऊनी वस्त्र कहाँ मिलता है, तो ऊनी वस्त्र आपका लुधियाना में। आप सभी के सबसे ज़्यादा कहाँ पर, लुधियाना में ही, मतलब पंजाब में ही जो मोटे कपड़े होते हैं इनकी फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। वूलन ऊनी कालीन, तो ये आपका भदोही में, अभी आपका देखे होंगे जो भी आपका ये संसद भवन बना है उसमें जो भी कालीन यूज किया गया है वो कहाँ की कालीन यूज किया गया है, वो भदोही की कालीन यूज किया गया है, ठीक है। तो आपका जूट का सामान टीटागढ़ हो गया, रेशमी वस्त्र आपका बंगलोर हो गया, ऊनी वस्त्र लुधियाना हो गया, और ऊनी कालीन भदोही हो गई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अच्छा ये बताइए, उड़ीसा के बॉक्साइट क्षेत्र कुछ हम बताते हैं ताकि आपको याद रहे। उड़ीसा के अगर बॉक्साइट क्षेत्र पूछते हैं तो आप एक काला हांडी, ठीक है, काला हांडी वो आपका जो मटन होता है बिहार में वो मत याद रखिएगा। काला हांडी एक स्थान है कहाँ का, उड़ीसा का, यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। एक और स्थान याद रखेंगे, कोरपुटा, कोरापुट, कोरापुट जो है ये भी स्थान याद रखेंगे, कोरापुट ये भी आपका उड़ीसा का है, बॉक्साइट का क्षेत्र है। बालंगीर याद रखेंगे कौन सा है, बालंगीर ये भी कहाँ का है, उड़ीसा का ही है बालंगीर, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ये बॉक्साइट का क्षेत्र है उड़ीसा का। अब झारखंड का बॉक्साइट का क्षेत्र याद रख लेंगे, कौन कौन से होते हैं, तो झारखंड का अगर हम बॉक्साइट का क्षेत्र देखें तो ये याद रखिएगा, रांची तो याद ही रहता है आपका, पलामू याद रख लेंगे, ठीक है, पलामू आपका ये भाग बॉक्साइट का क्षेत्र है। दुमका, पलामू हुआ, दुमका हुआ, ये लोहरदगा, 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 ये तीनों याद रख लेंगे, पलामू दुमका लोहरदगा, ये कहाँ के क्षेत्र हैं, तो ये क्षेत्र हैं आपके झारखंड के, ठीक है। तो याद रखिए पलामू दुमका लोहरदगा ये झारखंड के क्षेत्र पड़ जाते हैं, ठीक है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। किसके,
झारखंड के ये बॉक्साइट के क्षेत्र हैं। चलते हैं नहीं देखते हैं यहाँ पे। कह रहे हैं यहाँ पर गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। यहाँ बताना है कि ये जो परमाणु अणुशक्ति है ये कहाँ कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो देखिए बहुत सिंपल ही है। गुजरात, गुजरात में क्या है, तो गुजरात में आपका काकरा पारा पड़ जाता है। तो गुजरात में क्या पड़ता है, तो गुजरात में आपका काकरा पारा पड़ जाता है। गुजरात के बाद आप देखिए कर्नाटक में, कर्नाटक में आपका क्या पड़ जाता है, तो कर्नाटक आपका याद रखिएगा कर्नाटक में कैगा। ठीक है, तो कर्नाटक में आप याद रख लेंगे कैगा पड़ जाएगा। राजस्थान में, तो राजस्थान में आपका क्या पड़ जाता है, राजस्थान में रावत भाटा पड़ जाता है, ये अणुशक्ति केंद्र। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर में नरौरा है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है, नरौरा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है। कह रहे हैं कौन सा नगर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से कौन सा नगर नहीं जुड़ा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये जो प्रश्न आया था तो उस समय क्या था, उस समय ऑप्शन था भोपाल, लेकिन बाद में क्या किया गया है, उसमें भोपाल को क्या किया गया है, उसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर भोपाल, लेकिन अब क्या है, इसका आपका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है, कहाँ से होता है, आगरा हुआ, इंदौर हुआ, ग्वालियर, नासिक, ठाणे से होते हुए कहाँ पर, मुंबई तक जाता है। ठीक है, भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग को नहीं जुड़ा था, लेकिन वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों की नई संख्या प्रदान करने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पंजाब के अटारी को लद्दाख से जोड़ देता है। ठीक है, तो पहले जब ये क्वेश्चन आया था तब नहीं जुड़ा था, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसका कोई कोई औचित्य नहीं रह गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक कह सकते हैं टफ क्वेश्चन भी है ऐसा को। ठीक है, करें भूमंडलीय ऊष्मा, करें ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग आप हमेशा सुनते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में बताइए, तो इसी के बारे में है। ठीक है, चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता क्या है, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं। कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, जो सार्वभौमिक संपर्क होते हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन, वो बेहतर हो गए हैं। क्या ये सही है, नहीं, सार्वभौमिक संपर्क और खराब हो गए हैं, सही नहीं हुए हैं, और खराब हो गए हैं। जैसे अब जब मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मान लीजिए गर्मी की बात करें, मान लीजिए गर्मी बढ़ रही है, तो क्या हो गया, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो डिफेक्ट होगा, उसमें डिफेक्टिव मतलब वो उसमें बहुत सारे कमियां आएंगी। ठीक है, तो जब कमियां आएंगी तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे सही होगा। देखते हैं कहीं कहीं ये आपका सड़क ही पिघल जाती है, तो ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, एकदम गलत है ये आपका। करें हिम नदी द्रवित होने लगी है, करें मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। हाँ, जो जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होने लगे हैं, एकदम सही है। तो यहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट होने लगे हैं, एकदम सही है। समय से पूर्व आम के बौरे आने लगे हैं, तो ये भी सही है। हमेशा देखते हैं जब भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो समय के पूर्व ही सब कुछ होने लगता है। ठीक है, कभी समय से पहले मतलब खेती होने लगती है, बौरे आने लगते हैं, मतलब हर चीज़ समय के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये भी सही है। स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, तो ये भी सही है। ये सब तीनों दो सही है लास्ट के। तो 2 3 ये 4 सही है। तो एकदम एकदम सिंपल ही सवाल था, इसमें कुछ टफ नहीं था। ठीक है, यहाँ देखते हैं आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। करें आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है, तो आकाश गंगा किस प्रकार सा है, तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में है। आकाश गंगा किस प्रकार से है, तो आकाश गंगा जिसको क्या है, किस प्रकार से है, स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको आप मिल्की वे कहते हैं। तो याद रख लेंगे, हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसे आप क्या कहते हैं, मिल्की वे कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे वो किस प्रकार का है,
वो किस प्रकार का है, वो स्पाइरल गैलेक्सी है, इस सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, कर रहे हैं इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव संकीर्णता पृथ्वी के समान ही है, सत्य है। किसके बारे में कह रहे हैं कि वो ऐसा बताइए ग्रह कौन सा है जिसका झुकाव क्या है, इसके दिन की अवधि कह रहे हैं और इसके अक्ष का झुकाव, जिन दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव जो है वो लगभग पृथ्वी के समान है, मतलब पृथ्वी के तो एकदम समान नहीं है, बट पृथ्वी के एकदम जैसे ही लगता है। तो वो किस ग्रह की बात कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं किस ग्रह की, वो मंगल ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मंगल सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 687 दिन का लेता है, लगभग हमारा दोगुना समय लेता है ये। ठीक है, और भारत मतलब अभी पृथ्वी कितनी लेती है, 365 दिन लेती है, 66 65 ऐसे होता है ना। तो ये याद रखिए ये कितना 687 दिन लेती है, तो ये याद रख लेंगे, किसका यहाँ डी आएगा। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, करें किसका सुमेल सही नहीं है ये बताना है आपका। तो फिजी की राजधानी क्या है, तो फिजी की राजधानी आपको क्या मिलेगा, तो फिजी की राजधानी क्या मिलेगा, तो फिजी की राजधानी सुआ मिलेगा, याद रख लेंगे, फिजी की राजधानी सुआ मिलेगा। फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, ओस्लो नहीं है, याद रख लेंगे, ओस्लो तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी। यहाँ अगर नॉर्वे में लिख देता हूँ, यहाँ ओस्लो लिख देता हूँ, ओस्लो, ठीक है, तब ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, याद रख लेंगे क्या है, फिनलैंड हेलेंसिकी, ठीक है, ये याद रख लेंगे, हेलेंसिकी ये फिनलैंड की राजधानी पड़ती है। ठीक है, नार्वे की राजधानी ओस्लो है, ये याद रखें, नार्वे की ओस्लो। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, गुयाना कहाँ की कंट्री है, तो ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, याद रख लेंगे, साउथ अमेरिका की कंट्री है। लेबनान, लेबनान की कंट्री कौन सी है, तो लेबनान की कैपिटल कौन सी है, तो लेबनान की कैपिटल बेरूत है, तो याद रख लेंगे बेरूत लेबनान की कैपिटल है। ठीक, याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपके पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या कर रहा है, करें कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं, करें कोड़धारी वन कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो अमेजन में कोड़धारी वन कार्निफेरस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं, याद रख लेंगे, कार्निफेरस फॉरेस्ट कहाँ नहीं पाए जाते हैं, अमेजन में नहीं पाए जाते हैं। कोड़धारी वन कहाँ पाए जाते हैं, कोड़धारी वन ये आपका जो मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, तो अब पृथ्वी के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका ये ये यहाँ पर आपका 50 डिग्री से लेकर अगर आप देखेंगे यहाँ यहाँ 70 करिए, ठीक है, यहाँ 70 करिए, यहाँ 50, तो 50 से यहाँ 50 करिए, 50 अक्षांश से लेकर 70 अक्षांश तक ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर कोड़धारी वन पाए जाते हैं, दोनों तरफ, एक ही तरफ उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश में तो पाए नहीं, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश में क्या है, वहाँ पर उतना पृथ्वी मतलब धरती मिलती नहीं, इसलिए उत्तरी अक्षांश में, तो उत्तरी अक्षांश में ये कहाँ पर, तो उत्तरी अक्षांश में 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, कहाँ कहाँ के, अमेरिका और यूरेशिया का जो क्षेत्र होता है, यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र होता है, और अमेरिका के में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी पेटी कहाँ कहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करते हैं इस वाले क्षेत्र में, तो आपका कनाडा में मिलता है, कोड़धारी वन पाए जाते हैं, कहाँ पर, कनाडा में। स्वीडन में आपको मिलता है, कोड़धारी वन पाए जाते हैं काफ़ी मात्रा में। नॉर्वे में पाया जाता है कोड़धारी वन, ये हो गया नॉर्वे में। नॉर्वे के बाद आपका हो गया फिनलैंड, फिनलैंड में भी पाया जाता है ये कोड़धारी वन, फिनलैंड याद रखेंगे। फिनलैंड के बाद आपका रूस में भी पाया जाता है, रूस में। ठीक है, और बाल्टिक जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, बाल्टिक क्षेत्र, यहाँ पर ये सब वन पाए जाते हैं, जहाँ पर क्या होती है, वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। अब पूछेंगे कोड़धारी वन में कौन कौन से
वन आते हैं, तो यहाँ पर चीड़ बनाते हैं। चीड़ बनाते हैं, वनों के प्रकार देख लेते हैं। पहले तो देख लिए किस किस देश में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से वन पाए जाते हैं। चीड़ पाया जाता है, देवदार, चीड़ हुआ, देवदार हुआ, सिप्रूस हुआ, स्प्रूस जिसको बोला जाता है, ठीक, स्प्रूस हुआ आपका, लार्च पाया जाता है, ठीक है, तो लार्च आपका पाया जाता है, फर पाया जाता है, तो ये सब क्या है, यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ये आपका अमेजन में नहीं पाए जाते, तो अमेजन वाला आपका नहीं हो जाएगा। स्कैंडिनेवियन कंट्री में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है, फिनलैंड में, जो हमने ये वाला मैप दिखा दिया 50 से 70 के बीच में, इसी से आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। इसका ऑप्शन आपका अमेजन ही होगा, ठीक है। अमेजन के जंगल में सदाबहार वन ये सब पाए जाते हैं, ठीक, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन हमको सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर वन याद रख लेंगे, चीड़ हो गया आपका, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, लार्च हो गया और फर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है। इस बार देश पूछ लिया, अगली बार आपका ये पूछ लेगा कि कार्निफेरस फॉरेस्ट में कौन कौन से आते हैं, तो चीड़, देवदार, स्प्रूस, लार्च, फर, ये सब आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है, तो बरमूडा त्रिभुज आपका कहाँ है, तो ये आपका क्या है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। ये वाला साइज बनाता हूँ तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। बरमूडा हम ट्रायंगल हम बनाते हैं तब थोड़ा सा आपको क्या होगा, इसको समझ में आएगा कि आपका कहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका हो गया, ये आपका है, और ये आपका प्यारा भारत आपका यहाँ पे है, और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, हाँ, तो ये आपका इस साइड वाला आपका एशिया, यूरोप, ये सब एरिया है, ये, तो ये आपका ये वाला जो एरिया है ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, एस आकार का है ना। तो ये आपका अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और इधर अफ्रीका पाया जाता है, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पर, यहीं पर आपको बरमूडा ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ मिलेगा, ये यहीं पर आपको मिलेगा। अब यहीं पर इस करें क्या करें, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित कहाँ है ये बताना है आपको क्या। तो ये कहाँ पे मैं, उत्तर पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो ये कहाँ पर है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या है, बरमूडा ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये क्या है, पश्चिमी मतलब इस साइड, मतलब इस साइड नहीं, जो पुर्तगाल एरिया है, इधर पुर्तगाल एरिया इस साइड नहीं है, ये आपको इस साइड मिलता है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। इंपोर्ट करता हूँ एक इमेज, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए आपका कहाँ पे पड़ेगा, ये देखिए आपका यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल पड़ेगा। एक मिनट इसको लॉक करते हैं, हाँ, आपका कहाँ पे, ये इस वाले एरिया में आपका बरमूडा ट्रायंगल पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बरमूडा ट्रायंगल पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, कह सकते हैं आपका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, पानी ऐसे ऐसे अंदर क्या होता है, पानी क्या होता है, जाता रहता है। तो कह रहे हैं उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, उत्तर पश्चिमी, तो ये पश्चिमी वाला क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में क्या होता है आपका, बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है। तो याद रख लेंगे कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ये पहला वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं हमने, देखते हैं अब हम ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा करेक्ट मैच है, बताना है आपको कौन सा यहाँ पर करेक्ट मैच है। एस्किमो, उड़ान, लैप्स, गोंड, ऐसे आपके पेपर में दे दिया जाता है कि कौन कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है, कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या कभी आपका जनजातियाँ दे दिया, या कभी आपको कोई क्षेत्र दे दिया, ऐसे देता है। जैसे एस्किमो, एस्किमो आपका कहाँ पे पाया जाता है, कनाडा। हाँ, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड और कनाडा
दोनों में भी पाया जाता है एस्किमो। तो ग्रीनलैंड में भी पाया जाता है और आपका कनाडा में भी पाया जाता है एस्किमो। ठीक है, तो दोनों जगह याद रख लेंगे, कनाडा में और एस्किमो ग्रीनलैंड दोनों जगह पाया जाता है। अब ओरान कहाँ पाया जाता है? तो ओरान आपका जापान में नहीं पाया जाता है। तो ओरान आपका कहाँ पे पाया जाता है? ये ओरान भारत में पाया जाता है। गोंड भी कहाँ पाया जाता है? ये भी भारत में पाया जाता है। तो दोनों आपका गोंड हुआ, ओरान हुआ, ये भारत में पाया जाता है। लैप्स कहाँ पाया जाता है ये बताना है कि लैप्स कहाँ पाया जाता है। तो लैप्स कहाँ पाया जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है लैप्स। तो लैप्स कहाँ पाया जाएगा? ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश जो होता है ये यहाँ पर लैब्स पाया जाता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अच्छा चलिए, एक बार जैसे ये तो आप देख लिए, एक चीज़ और आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बने ही हाल ही में, मैं वहाँ पर बता ही देता हूँ। ठीक है, तो चलते इसी मैप में ही बताते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्या है यहाँ पर याद हो जाए। ये वाला ये मैप है आपका, मैप में ही हम बता देते हैं। 10 मिनट, 10 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, एक ही साथ में बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्थानीय कृषि का नाम है उसको एक बार याद रख लीजिए कि इस उस स्थानीय कृषि में वहाँ के स्थान में क्या कहा जाता है। तो जैसे हम वियतनाम की बात करते हैं, तो वियतनाम आपका यहाँ पड़ता है। तो वियतनाम में क्या बोला जाता है? तो वियतनाम में रे बोला जाता है। वियतनाम रे। तो वियतनाम रे, जैसे किसी का नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं रे। जैसे अवधी भाषा में जानेंगे किसी का रे नाम लिया जाता है, इंग्लिश में इसको ऐसे कहा जाता है रे। ठीक है, तो वियतनाम, ये स्थानीय कृषि में बता रहा हूँ, जो स्थानीय स्थानांतरणीय कृषि नहीं होती है कि एक जगह वहाँ पर क्या कहा जाता है, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्थानांतरणीय कृषि है। ठीक है, ये तो वियतनाम यहाँ पर क्या है, वियतनाम की स्थानांतरणीय कृषि क्या है? तो वियतनाम की स्थानांतरणीय कृषि रे है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, रे कहाँ की है? ये वियतनाम की है। तो लास्ट में नाम आ रहा है ना, ऐसे याद कर लीजिए, वियतनाम हो गया। अब लास्ट ऐसे जाइएगा, यहीं पे वियतनाम अभी छोटा सा दिख नहीं रहा, लेकिन ये समझ जाइएगा कि आपका यहीं पे है। ठीक है, आप देखिए वियतनाम का हो गया। मेडागास्कर, मेडागास्कर कहाँ पे पड़ेगा? तो मेडागास्कर ये देखिए, ये हिंद महासागर में, ये मेडागास्कर, इसका स्थानीय कृषि का नाम क्या है? तो मेडागास्कर का स्थानीय कृषि का नाम क्या है? तावी नाम है। वर्ड याद रख लेंगे, तावी। ठीक है, क्या याद रख लेंगे? ताबी याद रख लेंगे। ताबी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ताबी। तो ताबी किसका है? वियतनाम का है। तो ताबी याद रख लेंगे, वियतनाम, ये सॉरी वियतनाम बता रहे हैं, ये ताबी आपका मेडागास्कर की स्थानीय कृषि है। मूसले, मसोले, मसोले, मसोले किसका है? कांगो जो है वहाँ पर मसोले कहा जाता है। तो कांगो यहाँ वाला है, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ मसोले याद रख लेंगे, मसोले लिख देता हूँ, मसोले। ठीक है, तो कांगो में मसोले बोला जाता है। फंग कहाँ बोला जाता है? फंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में बोला जाता है। तो ये भूमध्य रेखीय, ये वाला अफ्रीकी देश है, तो भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में यहाँ पर फंग बोला जाता है। ठीक है, फंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। लोगन कहाँ बोला जाता है? तो पश्चिमी अफ्रीका वाले ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर स्थानीय कृषि को लोगन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? लोगन बोला जाता है। मिल्पा कहाँ बोला जाता है? तो मिल्पा तो कई बार पूछा जाता है। तो मिल्पा आपका मैक्सिको में, तो यहाँ मैक्सिको में मिल्पा। ठीक है, तो मिल्पा आपका मैक्सिको में बोला जाता है। मसोले कांगो में, लोगन पश्चिमी अफ्रीका में बोला जाता है। तावी, मसोले कांगो में, लोगन पश्चिमी अफ्रीका में, तावी मेडागास्कर में, रे वियतनाम में, मिल्पा मैक्सिको में। ठीक है, तो मैक्सिको और यहीं ग्वाटेमाला है, ऐसे ग्वाटेमाला भी बोले तब भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, मिल्पा।
मिलया मिल्पा एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोका, रोका कहाँ होता है, तो रोका आपका ब्राजील में होता है, तो रोका आप याद रख लेंगे, ब्राजील में स्थानीय कृषि को बोला जाता है, ठीक है, रोका। लदांग, लदांग आपका ये आप जावा, यहाँ इंडोनेशिया जावा में आएंगे, यहाँ पर लदांग बोला जाता है, ठीक है। तो लदांग कहाँ बोला जाता है, इंडोनेशिया और जावा में स्थानीय कृषि को लदांग बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हुमाह है, हुमाह लदांग या हुमाह है, हुमाह भी बोला जाता है या लदांग भी बोला जाता है, जो भी कह दीजिए आप, ठीक है। श्रीलंका में क्या बोला जाता है, ये छुटकू सा है श्रीलंका में, तो छुटकू से श्रीलंका में क्या बोला जाता है, चेना बोला जाता है, चेना वर्ड याद रख लेंगे, ठीक है, चेना वर्ड यहाँ पर यहाँ बोला जाता है, ठीक है, चेना बोला जाता है, ठीक है। अभी कल आपका करंट अफेयर की क्लास आएगी, जो बहुत दिन से नहीं आई है, आएगी, ठीक है। तो चेना यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। मसोले हो गया, मसोले, हाँ मसोले तो हो ही गया है, ठीक है। हाँ, कोनकू, कोनकू कहाँ, वेनेजुला, वेनेजुला कहाँ है, तो वेनेजुला यहाँ पर है, तो वेनेजुला में यहाँ पे क्या बोला जाता है, कोनकू, कोनोको, कोनको बोला जाता है, तो वेनेजुला में कोनको बोला जाता है, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। यहीं पे एक म्यांमार है अपना प्यारा पड़ोसी, तो प्यारा पड़ोसी में तनंग्या बोला जाता है, तनंग्या, तनंग्या, ये नहीं, चलते हैं हमने देखते हैं, आई होप आपको इतना याद ही हो गया होगा। रोका ब्राजील, कोनिका वेनेजुला में बोला जाता है, मिल्पा मैक्सिको में, ग्वाटेमाला में, फंग आपका भूमध्य रेखीय अफ्रीकी क्षेत्र में बोला जाता है, लोगन आपका ये बोला जाता है पश्चिम अफ्रीका में, ये आपका मेडागास्कर में, तावी बोला जाता है, लदांग आपका इंडोनेशिया जावा में बोला जाता है, रे वियतनाम में, तनंगा ये कहाँ बोला जाता है, ये म्यांमार में, ठीक है, बस इतना याद रख लेंगे। आपका झूमिंग कृषि हमारे यहाँ होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में नीचे दिए गए देशों के एक समूह में प्रत्येक देश की जनसंख्या अधिक है, कह रहे हैं वो, अगर जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसकी जनसंख्या प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है, तो यहाँ पे बताइए कौन, तो यहाँ करें यूके, यूके हो गया, ठीक है, यूके, जर्मनी हो गया आपका, दिए गए समूह प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है, अच्छा, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो दो मतलब 2011 की अगर जनगणना, अब ये तो 2010 की शायद ये जनगणना, वो सॉरी 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग था, अब हम ये नहीं पढ़ेंगे, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे है, अगर हम पूरे देश को, विश्व में अगर हम उत्तर प्रदेश को एक देश के रूप में काउंट करते हैं, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश को भी एक देश के रूप में काउंट करते हैं, तो पहले स्थान पर कौन सा है, चीन है, दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे भारत है, तीसरे स्थान पे कौन सा है, तो तीसरे स्थान पर अमेरिका है, ठीक है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है, चौथे स्थान पे कौन सा है, तो चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब पांचवें स्थान पे कौन सा है, तो पांचवें स्थान पर अपना यूपी है, तो पांचवें स्थान पर यूपी है, ये 2011 के अकॉर्डिंग की जनसंख्या बता रहे हैं, ठीक है। तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और यूपी आ जाता है पांचवें स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सबसे घना आबाद राज्य है, कह रहे हैं निम्नलिखित भारत के राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे घना आबाद राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार, तो सबसे घना आबाद राज्य तो 1106 किसका है, ये बिहार का है, ठीक है, ये बिहार का ही याद रख लेंगे, आरओ में क्वेश्चन आया था सॉरी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो 2011 में बिहार में 1106 है, हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे कि ये जो जहाँ ऑप्शन में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर कितनी जनसंख्या घनत्व है, 17 है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। सिक्किम में, सिक्किम में जनसंख्या घनत्व कितना है, 86 है, यहाँ भी बहुत कम है। झारखंड में कितना है, तो झारखंड में 414 है, ठीक है, झारखंड में 414 है,
छत्तीसगढ़ में 189 जनसंख्या घनत्व है। देखिए कितना कम लोग रहते हैं यहाँ सब। ठीक है, तो सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है, तो यहाँ झारखंड। अब जो पेपर आया था आपका 2001 में, वहाँ भी यही आपका झारखंड ही ऑप्शन था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ 414, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इसी का है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं कि यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की जनसंख्या तेजी से घट रही है। क्यों? ये आपका खुद ही एज्यूम करने वाला है। ऐसे जैसे आप कहाँ पे बैठे, मान लीजिए आप बैठे हैं इंटरव्यू में, कोई इंटरव्यू वाला आपसे पूछ ले, हमेशा यही ना सोचा करिए कि हमको सिर्फ प्री ही निकालना है। प्री तो सब निकाल लेंगे, आप इंटरव्यू तक ही हमेशा सोचा करिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपको इंटरव्यू में बैठाया गया है और वहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की जनसंख्या तो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन पशु पक्षियों की जनसंख्या घट रही है, तो आपको क्या जवाब देना पड़ेगा। एक ऐसा जवाब दीजिए ताकि क्या है, आप वो जो एग्जामिनर है आप पे खुश होकर आपको 2-4 एक्स्ट्रा नंबर दे ही दे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका, यहाँ पर आपका 3 ये हो गया, एक यहाँ पे पढ़ लीजिए क्योंकि एक इधर आ गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पहले पढ़िए, फिर पहला मैं देखते हैं पढ़ता हूँ, इसके बाद उस लास्ट वाला पढ़ेंगे। कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। कह रहे हैं शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, इसीलिए पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। पहला ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जैविक कीटनाशक तथा उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। कह रहे हैं जैविक कीटनाशक और का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। तो ये देखिए, ये आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है लग रहा है, ये वाला तो सही लग रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं पर बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो आप तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। जो आयोग ने माना क्या है, तीसरा और चौथा माना है। ठीक है, दूसरा और पहला क्यों नहीं माना, यहाँ कह रहे हैं जैविक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग बड़े पैमाने पर उपयोग हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा अभी आपका नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आयोग ने माना है वहाँ पर तीसरा और चौथा माना है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं। कुल प्रजनन दर भारत कह रहे हैं, कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रजनन दर है, तो ये कहाँ पर प्रजनन दर सबसे ज़्यादा उच्चतम है, ये बिहार में सबसे ज़्यादा प्रजनन दर उच्चतम है। ठीक है, तो बिहार में प्रजनन दर लगभग कितना है, 3 है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। कह रहे हैं आर्टिकल 40 और आर्टिकल 41, 44 और ये 48, बताइए, मिलान करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 40 आपका ग्राम पंचायत, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भर भर के क्वेश्चन आता है, ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। आर्टिकल 41 किससे रिलेटेड है, तो ये काम करने का अधिकार से, राइट टू वर्क से रिलेटेड है, काम करने का अधिकार। आर्टिकल 44 किससे है, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। आर्टिकल 44, ठीक। 48 किससे है, कृषि और पशुपालन संगठन से है। तो ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ग्राम पंचायत का संगठन है, काम का अधिकार है, समान नागरिक संहिता है, कृषि और पशुपालन है। तो ABCD ये तीनों याद रख लेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो वो कौन सा है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 D में भी रखा गया है। और आर्टिकल 14 और 16 को अगर एक साथ पढ़ेंगे
तो वहां पर भी मिल जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। करें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। ठीक है, ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो ये कह रहे हैं इस के द्वारा वाद विवाद के स्थान पर मतदान का भी प्रावधान है। तो बताइए ये कौन सा सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों ही आपका सही है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे कौन सा है, दोनों ही सही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कौन से राज्य सूची में है। कह रहे हैं राज्य सूची में कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं, ये बताना है। तो रेलवे कौन राज्य सूची होता है, रेलवे जो पुलिस होती है वो राज्य सूची का विषय होता है। तो याद रख लेंगे रेलवे क्या होता है, तो रेलवे राज्य सूची के विषय में आती है। तो ये सूचियाँ याद कर लीजिएगा, कौन राज्य सूची में आती है, कौन समवर्ती सूची में आती है, कौन संघ सूची में आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहना राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है, ये बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद था, तो जो पहले पंचवर्षीय योजना आती थी वो पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में इसका बहुत बड़ा योगदान होता था। किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। एक गैर संवैधानिक संवैधानिक निकाय होता है। संवैधानिक ये निकाय है। निकाय क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय होता है। इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। वर्तमान में जो योजना आयोग है इसका मतलब ये क्या बन गया, ये नीति आयोग बन गया। कब बन गया, 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग अब नीति आयोग के कार्यान्वयन में ये योगदान देता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये इतना याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, बताइए। कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 132 रेड विथ आर्टिकल 134 ए। ठीक है, तो यही आपका क्या है, ये है संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से ये संबंधित है। ठीक, तो याद रख लेंगे, ये सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। करें निम्नलिखित कार्यक्रमों में कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, कौन। अब देखिए जो इसका क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, वो सब करंट बेस पे था, उसको हमने स्किप कर दिया है। बहुत सभी कुछ करंट बेस पे था। ठीक है, लेकिन जो आपका करंट बेस पे नहीं था उसको मैंने करवा दिया है, सॉरी। अच्छा बताइए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है। जैसे यहाँ लिखा है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब आया था, तो ये कब शुरू किया गया था, 1 अप्रैल 19
1999 को शुरू किया गया था स्वर्ण जयंती कार्यक्रम योजना। क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1999 को ये शुरू किया गया था। इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना था? इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 75:25 था। ये भी याद रख लेंगे। केंद्र और राज्य का अनुपात कितना था? 75:25 था। मतलब 75 केंद्र सरकार देती थी, 25 राज्य सरकार। अब इसमें 6 योजनाएं सम्मिलित थी। इसमें 6 योजनाएं जो सम्मिलित थी वो कौन कौन सी थी ये बताना है। तो इसमें कौन सी पहली योजना थी? इसमें पहली योजना थी IRDP। IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है? सम्मिलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म था। दूसरा क्या था? DWCRA। DWCRA दूसरा ये था। तीसरा क्या था? ट्राइसेम था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ये सब शामिल किया गया था। कौन सा था? ट्राइसेम। ट्राइसेम ये भी सम्मिलित किया गया था। ट्राइसेम के बाद कौन सा सम्मिलित किया गया था? MWS। MWS ये क्या था? MWS 10 लाख कुआं खुदवाने संबंधी योजना था। MWS ठीक है। ये ट्राइसेम किस लिए काम आया था? ये ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, ट्राइसेम का काम था। ठीक है, ट्राइसेम का क्या काम था? ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना ट्राइसेम का काम था। और ये DWCRA का क्या काम था? इसमें ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम था। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम था। ये तो कुआं खुदवाने वाला 10 लाख था ही। इसके बाद कौन सा था? सितारा। ठीक है, तो याद रख लेंगे सितारा। सॉरी, इसमें क्या था? ग्रामीण कारीगरों को सुधरे हुए औजारों की पूर्ति। याद रखिएगा, जो ग्रामीण कारीगर थे उनको सुधरे हुए औजार की पूर्ति करना, ये भी था। और कौन सा था? एक था GKY। GKY थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि खांसी आ रही है हमको ना। तो GKY ठीक है, तो ये GKY याद रख लेंगे। GKY क्या है? गंगा कल्याण योजना। ठीक है, तो गंगा कल्याण योजना, कल्याण योजना ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, ये कितना हुआ? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इन 6 को याद कर लेंगे। IRDP, DWCRA, ट्राइसम, MWS, सितारा। ये क्या होता था? ग्रामीण जैसे मान लीजिए कोई लोहार हैं या कोई मिस्त्री हैं तो उनको औजार प्रोवाइड करना। ठीक है, वो सितारा हो गया। GKY गंगा कल्याण योजना, ये सब किसमें सम्मिलित थे? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई थी? तो ये आई थी आपका 1 अप्रैल 1999 में। और राज्य और केंद्र सरकार का इसमें वो कितना योगदान था? 75 और 25 का। केंद्र सरकार का 75 था, राज्य सरकार का 25 था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आई होप अगर अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें निम्न कारणों में से कौन सा कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? करें जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी धीमी बढ़त है हो रही है ना, उस कौन सा जिम्मेदार है? तो पहला याद रखिएगा, जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है, ये तो जिम्मेदारी है। मूल्यों में भारी बढ़त हो रही है, ये तो जिम्मेदारी है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की दर धीमी है, ये भी सही है। विदेशी विनिमय की अनभिलता, ये तो गलत है। 1 2 3 तीनों ही याद रख लेंगे। अगर तीनों सही कर लेते हैं तो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करें। निम्नलिखित फसलों में से किसे उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ है? तो जब हरित क्रांति हमारे यहाँ चली थी, करें उस हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ था? तो हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1966-67 में माना जाता है हरित क्रांति का प्रारंभ।
ठीक है, तो 66-67 में माना जाता है। इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था कि जो हरित क्रांति, इसमें गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार हुई, बढ़ी थी। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में किसको फायदा हुआ? गेहूं की खेती को सबसे ज़्यादा। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस क्षेत्र को हुआ, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पंजाब को हुआ। दूसरा आपका पश्चिमी यूपी को हुआ। पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ और पश्चिमी यूपी, इन तीनों स्टेट को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। यूपी में पूरे यूपी को नहीं फायदा हुआ, सिर्फ पश्चिमी यूपी वाला जो क्षेत्र है, चाहे मेरठ बुलंदशहर ये वाला एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा फायदा हुआ। तो पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी यूपी, यहाँ पर हरित क्रांति का फायदा हुआ और फसलों में गेहूं का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं निम्नलिखित में किस एक में एक विशिष्ट आर्थिक जोन नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक में कह रहे हैं एक विशिष्ट आर्थिक जोन नहीं है, ये बताना है। देखिए, अब पहले तो नहीं था, लेकिन वर्तमान में चेन्नई में भी है। पहले जब ये क्वेश्चन आया था तो चेन्नई में नहीं था, लेकिन अब हर जगह हो गया है। छोटे शहर में हो गया है, तो ये बड़े शहरों की बात ही छोड़िए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं मेसान की खोज, अब देखिए साइंस के क्वेश्चन आ रहा है। करें मेसान की खोज किसने किया था? हिडेकी युकावा ने किया था। करें मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने कहा किया था। कब किया था इन्होंने? तो ये इन्होंने किया था 1947 को। तो 1947 में इन्होंने किया था, जब भारत की आज़ादी हुई थी। तो मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने किया था। एकदम ये आपका सही है। कह रहे हैं पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन की कार्ल सीडी एडरसन और यूसुफ हैस ने किया था। एकदम सही है, सीडी एडरसन और यूसुफ हैज ने किया था। कब किया था इन्होंने? ये भी याद रख लेंगे। एक बार आपका इस पेपर में आपके ये पूछा गया था कौन पहले खोज हुआ था कौन बाद में। तो ये 1932 में खोज हुआ था, याद रख लेंगे। ठीक है, ये हो गया, बी वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा एच ए बेथम बेथे उत्पाद का सिद्धांत, तो याद रख लेंगे ये दिए गया था। तो ये भी एकदम आपका सही है, ये भी आपका सही है। ठीक है, इनको 1967 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। और प्यूरोनियम तत्वों का संश्लेषण एनर्को, ये क्या कहें, एनार्को फर्मी, ये है, ये गलत है। ये वाला आपका डी वाला आपका गलत है। एनार्को फर्मी नहीं थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। यहाँ पर अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है। प्यूरको तत्वों का संश्लेषण, तो प्यूरको तत्वों का संश्लेषण ये किया गया था, ये सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए जी टी सीबोर्ग इनके द्वारा किया गया था। प्यूरो यूरेनियम, परा यूरेनियम, याद रख लेंगे, परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? जीटी सीबोर्ग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जीटी सीबोर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, एनआरक्यू के द्वारा, फर्मी के द्वारा इनको क्या किया गया था? नाभिकीय रिएक्टर का विकास किया गया था। ठीक है, एनआरक्यू फर्मी के नेतृत्व में नाभिकीय रिएक्टर, अभी जो नाभिकीय रिएक्टर देखे हैं ना, उसी का विकास के नाभिकीय रिएक्टर का विकास इन्हीं के द्वारा किया गया था, एनआरको फर्मी के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए। सबका याद हो गया ना कौन क्या किया था? नहीं, देखते हैं। करें तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। करें फाइबर ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एकदम सही है। क्योंकि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो पूर्ण ये फाइबर होता है जो आपके घरों में केबल फाइबर चलता है, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही बेस होता है। कह रहे हैं प्रकाशीय तंतु संचार तत्व ऊर्जा अत्यधिक होता है। करें इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पावर्ड कंजप्शन इज एक्सट्रीमली हाई, ये भी एकदम सही है। कह रहे हैं कि
ऑप्टिकल फाइबर में संचार हुआ रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो एक दो तीन तीनों ही आपका सही है। अब भारत में प्रकाशिक तंत्र के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंधित है। हाँ, रिलायंस उद्योग तो संबंधित है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो अभी अगर देखेंगे तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन जब प्रेजेंट टाइम में उस समय पूछा गया था कि जब 2001 में आपने ऑप्टिकल फाइबर वगैरह के बारे में ये गीगा फाइबर ये सब के बारे में कम सुने होंगे, बहुत ही रेयर केस में सुनते होंगे। ठीक है, तो इस ये यहाँ भारत में नहीं निर्माण होता था, इसका बाहरी से एक्सपोर्ट किया जाता था, यहाँ पर इम्पोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब के समय में ये आपका ये भी सही हो जाएगा, लेकिन उस समय ये सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एक दो तीन तो सही ही हो जाएगा, चौथा वाला आपका क्या है। लेकिन आज के समय में अगर चौथा वाला भी सही होगा तो लगभग एक दो तीन चार, ये चारों ही सही हो जाएंगे। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, जो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, जैसे ये आपका सूर्य है, इसके केंद्र में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, द्रव और गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं। तो याद रख लेंगे किसमें, द्रव और गैसीय दोनों ही अवस्थाओं में होते हैं। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, लगभग जो सतह होता है इसके सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नहीं, देखते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। करें डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये कह रहे हैं। सही है, एकदम सही है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है, तो अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नौसंचालन की दूरी में इकाई होती है, तो एकदम सही है, समुद्री मील नौसंचालन दूरी में। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई होती है, ये कौन आपसे बता दिया कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई होती है, तो ये सेल्सियस ऊष्मा की नहीं, ये ताप की इकाई होती है, याद रख लेंगे। सेल्सियस हमेशा ताप की इकाई होती है, ना कि ऊष्मा की इकाई होती है। अश्व शक्ति किसकी होती है, तो याद रख लेंगे अश्व शक्ति, तो अश्व शक्ति किसकी होती है, तो अश्व शक्ति शक्ति की इकाई होती है, पावर की इकाई होती है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, डेसिबल। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है सूर्य की ऊर्जा आप उत्पन्न होती है किसके कारण, सूर्य की उस पर न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, फिजन के कारण, आयनोजेशन के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। सिंपल ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल ही है। देखिए यहाँ पर ही लिखा गया एफ यू। ठीक है, तो एफ यू लिखा गया है। ठीक है, तो यही ऐसे पकड़ लिया करिए, एस यू एन सन होता है ना, तो देखिए एफ यू एस आई ओ एन। अब देखिए एफ या यू यहाँ भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ भी, तो फ्यूजन लगा दीजिएगा बस, न्यूक्लियर फ्यूजन पर केंद्रित होता है। कह रहे हैं कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ए ब्लैक होल इज ए एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप and the gravitational field on a black hole is so strong that it does not allow even light it to escape। तो बताइए इसमें आपका क्या है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, व्याख्या भी कर रहा है कि ये ब्लैक होल मतलब ये एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी होती है, इसको मतलब कैन नॉट सीन टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं, ये नहीं तो मतलब ये माना जाता है कि लाइट को भी एब्जॉर्व कर लेती है। और जो ब्लैक होल होता है गुरुत्वीय छोर इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे निकल नहीं पाती है। एकदम सही है, इसीलिए तो नहीं देख पाते, एकदम सही है आपका। अब यहाँ देखिए, वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, कहते सही कह रहे हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं,
जो उष्मा के कुचालक होते हैं। तो उन्हीं रेशमे जो विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं, जो उष्मा के क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। तो कौन सा सही है यहाँ पर? तो पहला तो आपका सही है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। दूसरा आपका गलत है। ठीक है, दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो ऊनी वस्त्र होते हैं ये विशेष प्रकार के कह रहे हैं प्रोटीन के बने होते हैं, जो उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये विशेष प्रकार के प्रोटीन से नहीं बने होते। ठीक है, क्योंकि इनके जैसे देखिए ये जो ऊनी वस्त्र होते हैं, इनके रेशे के अंदर मौजूद हवा के कारण गर्मी प्रदान होती है। इनके जो ऊनी वस्त्र होते हैं, इनके अंदर रेशा होता है, उसी रेशे के अंदर हवा प्रदान भरी होती है, जो हवा बनती है, जिसके कारण गर्मी प्रदान करते हैं। ठीक है, और हवा क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। बस ऐसे हवा क्या होता है? हवा हवा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो हवा ऊष्मा का ऊष्मा का कुचालक, हवा इसमें भरा रहता है ऊनी वस्त्र में। और हवा क्या होता है? हवा ऊष्मा का कुचालक होता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर डी वाला आपका सही है, ये सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, डी वाला नहीं, सी वाला। सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख ले। ये वाला गलत है, डी वाला। डी वाला आपका गलत है, सी वाला सही है। ठीक है, नहीं देखते। कल निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है? कल फ्लोरीन्स, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक बनता है इससे। तो ये फ्लोरेंस, फ्लोरीन कार्बन युक्त यौगिक ये नहीं है, याद रख लेंगे। ये कैसा यौगिक है? तो ये कार्बन का, फ्लोरीन क्या है? ये कार्बन का अपर रूप है। तो याद रखने के यह क्या है? ये कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। शुष्क बर्फ क्या है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम सही है। और ये क्रिएटिन मानव चर्म के बाहरी परत पे पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो ये भी आपका सही है। क्रिएटिन क्या है? मानव चर्म के, मतलब मानव की जो चमड़ी होती है, उसके बाहरी लेयर जो होता है, उसको क्रिएटिन कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। प्रोटीन फाउंड द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन, स्किन का जो बाहरी परत होता है उसको क्रिएटिन कहते हैं। ये भी सही है। मस्टर्ड गैड रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, ये भी सही है। तो ये आपका कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, फ्लोरीन युक्त नहीं है, गलत है। नहीं देखते हैं। यानी कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है? बताइए इसमें कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है ये? आप देखिए, करें ट्राई नाइट्रो। ठीक है, ट्रालुवीन ये आपका विस्फोटक पदार्थ है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक पदार्थ है। साइक्लो ट्राई मिथिलीन, ट्राई नाइट्रोमीन, नाइट्रेमीन ये भी है आपका। नाइट नाइट्रोक्लोरोफार्म, ये ट्राई नाइट्रोक्लोरोफार्म क्या है? ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ये याद रहे। ये किस लिए प्रयोग होता है? ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। तो ये डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। प्रकाशीय सजावट कह रहे हैं कि द गैस यूज्ड टू डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग इज, कौन सा होता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियोन गैस? तो यहाँ पर नियोन होगा। ठीक है, तो एक बंद नली में नियोन गैस भरा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होती है? चमक हो। पहले क्या होता था? एक रॉड आता था। ठीक है, अब तो ये रॉड बंद हो गया, अब तो ये एलईडी बल्ब आ गया। पहले रॉड आता था। ठीक है, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें क्या होता था? नियोन गैस भरा जाता था। ठीक है, तो नियोन जब गैस भरा जाता था, तो वो क्या करता था? वो ये उजाला देता था। ठीक है, मतलब चमक देता था।
निम्नलिखित में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। जैव उर्वरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में आपका एजोला प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे एजोला। नील हरित शैवाल भी प्रयुक्त होता है, ब्लू ग्रीन एलगी, अल्फा अल्फा भी प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्या होता है? नाइट्रोलिम एक रासायनिक उर्वरक होता है, तो ये नहीं प्रयोग होता है जैव उर्वरक के, ये एक रासायनिक उर्वरक है ये, तो ये बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हमारा कह रहा है कि रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग, क्या क्या उपयोग किया जाता है इन रेडियो समस्थानिक का। ठीक है, तो ये बताइए कौन कौन सा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आर्सेनिक 74 किसमें उपयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 जो होता है ट्यूमर से संबंधित उपयोग किया जाता है। तो ट्यूमर से संबंधित कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये कैंसर के इलाज में किया जाता है कोबाल्ट 60 का उपयोग। आयोडीन 131 इसको किसके में किया जाता है? आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि जो होती है इसकी सक्रियता को कम करने के लिए, याद रख लेंगे थायराइड ग्रंथि। सोडियम 24 के रक्त व्यतक्रय को रोकने के लिए, ठीक है, तो ब्लड डिसऑर्डर को रोकने के लिए, तो याद रख लेंगे, ये पूरा याद रखें। कौन सा सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो बताइए कौन सा हार्मोन ऐसा है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये कौन सा हार्मोन होता है? ये एड्रोनिल। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनिल जो हार्मोन होता है ये लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो याद रखेंगे लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन कहता है? एड्रोनिल लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, नहीं देखते हैं। करें औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट किससे बने होते हैं? तो ये किससे? जिलेटिन से बने होते हैं, तो याद रखेंगे जिलेटिनलेस से बने होते हैं। ठीक है, ये याद रख लेंगे। नहीं देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में कह रहे हैं आर्थोप्लास्टी क्या होता है? तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है शल्य क्रिया में। ठीक है, तो शल्य क्रिया में हिप जॉइंट क्या होता है? वो मतलब शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, ये याद रख लेंगे। क्या है? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित होता है? तो पोटेशियम अल्पता से संबंधित कौन सा होता है? मतलब पोटेशियम की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर होता है। तो पोटेशियम की अल्पता से निम्न रक्तचाप मतलब लो ब्लड प्रेशर। तो इससे क्या होता है? खाना चाहिए आपका सेब होगा, ठीक है, सेब खाना चाहिए, या आपका ये गुड़ गुड़ होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे पोटेशियम अगर कम हो रहा है, निम्न रक्तचाप और लो ब्लड प्रेशर, तो इसमें क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर अगर पोटेशियम की कमी है। ये देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन आपका सही है? तो पहले कह रहे हैं कि इसमें लौह होता है, तो हीमोग्लोबिन में लौह होता है, एकदम सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, एकदम सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये एकदम सही है। इसमें कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कह रहे हैं कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये गलत है। यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता है। ठीक है, ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा ये WBC प्रदान करता है, और ये RBC की बात हो रहा है। तो WBC जो होता है ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ना कि RBC। तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइन्यूट माइन्यूट गलतियां दे देता है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली सही नहीं है? कह रहे हैं कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो ये कह रहे हैं कि ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है। ठीक है, साइबर स्पेस है यहाँ पर, और ये अपलोड है और मॉडेम है, लेकिन प्रकाशीय भंडार ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है। ठीक है, ये वाला कंप्यूटर के सवाल एक दो पूछे। बंथरा में
प्लांट फील्ड जीन बैंक, ठीक है, जो वंथरा में प्लांट फील्ड है ये है क्या? तो याद रखिएगा, संकटपन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता के दशायुता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बंथरा में स्थापित प्लांट फील्ड जीन बैंक का उद्देश्य क्या है? मतलब उस समय कोई प्लांट स्थापित किया गया था बंथरा में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। करें ये देखिए, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, नाग। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद रख लेना होगा कि ये अभी देखिए अभी हाल ही में इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हवा में हवा से हवा में चलता है या हवा से जमीन में या जमीन से हवा में, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल आपका क्या है? ये लघु परास सतह का वायु प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी आपका क्या है? सतह से सतह प्रक्षेपक। पृथ्वी है तो सतह ही याद रख लीजिए। अग्नि क्या होता है? तो अग्नि क्या होता है? माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय होता है अग्नि। ये नाग क्या है? प्रक्षेपास्त्र होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन पृथ्वी सतह से सतह होता है, कौन सतह से हवा होता है, ये सब पूछा जाता है, याद कर लेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है? ये बताइए कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है, ये बता रहा है। कह रहे हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? कौन सा युग्म सुमेलन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो याद रखेंगे कहाँ का है? तिरुवनंतपुरम में, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? तो इसरो का सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? ये बंगलौर में है, ठीक है, बंगलौर में पड़ता है। ठीक है, एस एच आर ओ सेंटर कहाँ है? तो एस एच आर ओ सेंटर सारंग के, ठीक है, ये कहाँ है? ये श्री हरिकोटा में है, ध्यान रखिए। हाँ, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ है? ये अहमदाबाद में। तो ये वाला आपका सही है। कौन सा सही सुमेलित है? तो यही सही सुमेलित है, और सब गलत था, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं आनुवांशिक अभियांत्रण में के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। डिजीज रेजिस्टेंस, ग्रोथ प्रमोशन, एनिमल क्लोनिंग और ह्यूमन क्लोनिंग। कह रहे हैं ऊपर में कुछ सफलता के साथ प्रक्षेपित कीजिए, वो है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्या है? ये सफलतापूर्वक किया गया है। अभी ये ह्यूमन क्लोनिंग की बात जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब नहीं था, लेकिन ये तीनों हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर पूछा गया था वो आपका डी बी वाला आंसर सही था। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं बायोनॉमिक्स के सबों में कौन सा निम्नलिखित सही है? कह रहे हैं विच स्टेटमेंट ऑफ ट्रू फॉर बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स के लिए कौन सा शब्द सही है? कह रहे हैं बायोनॉमिक्स यह शब्द होता है जीवन का प्रारंभ प्रबंध है। बायोनॉमिक्स क्या होता है? इट मीन्स क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। बायोनॉमिक्स होता है, तो मैनेजमेंट ऑफ लाइफ क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ क्या कहलाता है? बायोनॉमिक्स कहलाता है। दूसरा, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। इट इज अ सिनोनिम्स ऑफ इकोलॉजी, मतलब ये सिनोनिम्स है क्या? किसका है? इकोलॉजी का सिनोनिम्स है, ठीक है। ये भी याद रख लेंगे, इकोलॉजी का सिनोनिम्स है। और इसका ये मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर देता है जो मानव के तंत्रों को प्रभावित करता है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर देता है जो मानव के तंत्रों को प्रभावित करता है। तो ये भी सही है। तो एक, दो, तीन, तीनों सही है, आपका डी वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। करें भोजन जालों में विविधता विविध वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ाता है, बढ़ावा देती है। वह पारिस्थितिकीय तंत्र की
समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। यहाँ कौन सा सही है बताइए। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? दोनों ही सही है, ठीक है, तो याद रख लेंगे, दोनों ही सही है यहाँ। नहीं, देखते हैं। पारसी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पाया जाता है, तो कह रहे हैं उच्चतम पोषण स्तर किस में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता है उसका उच्चतम पोषण स्तर पाया जाता है। कह रहे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में सबसे अधिक विकसित है। जो उत्तर प्रदेश का, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी भूभाग है, ये ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कह रहे हैं ये वाला पश्चिमी भूभाग जो है, ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। उसकी सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्थापन प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबंधित करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया था कि हरित क्रांति क्या हुआ था, जो हरित क्रांति हुआ था ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में ज़्यादा सफलता मिली थी हरित क्रांति की, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। यहाँ पर क्या है, ये आपका सही है और ये वाला आपका मतलब दोनों ही आपका सही व्याख्या कर रहा है। तो ये आंसर आपका यही होगा, पहला वाला होगा, ठीक है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। हमारा कर रहा है द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? ये भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है इसकी कहानी, ठीक है। तो भारत किससे है? भारत की स्वतंत्रता से है। किसके द्वारा लिखी गई थी ये भी बताइए। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक किसके द्वारा? एंथोनी रीड के द्वारा, एंथोनी रीड, इनके द्वारा, और डेविड फिशर के द्वारा, और एक और है, और डेविड फिशर, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, फिशर के द्वारा लिखा गया था। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कर लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो कहाँ पे मनाया जाता है? जो सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। तो लोसांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रख लेंगे। चलते नहीं, देखते हैं क्या करा। निम्नलिखित में किसने राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना है? तो राष्ट्रीय, किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना? ये भूटान मानता है। कर महिलाओं को निम्नलिखित में से किसके लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो महिलाओं को निम्नलिखित में से किसके लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो उनके लिए महिलाओं को प्रोन्नति और साहस और पराक्रम के लिए, और राष्ट्र तथा जनता को अपने योगदान हेतु, ठीक है। तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का पहले जो एक मंत्रालय हुआ करता था, महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, उसी के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये कितना 3 लाख रुपए दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे पुरस्कार आपको, स्त्री शक्ति पुरस्कार याद रखिएगा, 1991 से ये चालू किया गया था, ठीक है, 3 लाख रुपए प्रदान किया जाता था। नहीं, देखते हैं यहाँ पर क्या करें। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो किन उपलब्धियों के लिए? पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा? यूएनपी के द्वारा 1987 से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है, 1987 से, ठीक है, ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कह रहे हैं कि इसके बारे में बताना है। ग्राम सड़क योजना, उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जिसका सड़क परिवहन संबंध हो। तो डी वाला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर याद रखिएगा।
शौचालय क्रांति है, शौचालय क्रांति क्या है? तो शौचालय क्रांति है गांव तथा नगरों के लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान तथा ऋण उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। निम्नलिखित देशों में कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? करें, संघाई 5 का सदस्य कौन सा देश नहीं है? वर्तमान में संघाई जो ये संगठन है, उस समय जब संघाई तो उस समय वियतनाम सदस्य नहीं था, ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं, देखते हैं, अब बताएंगे। अब सबका नाम नोट कर लेंगे क्योंकि संघाई सहयोग संगठन अभी क्या हुआ था, अभी सुर्खियों में ही था हाल ही में। ठीक है, तो सही सही मतलब संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों का नाम याद रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ बता देता लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, नहीं देखते हैं। एक मिनट, एक, हाँ ये वाला होगा। करें, निम्न में से विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम क्या है? श्री माओ भंडार नायके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, श्रीलंका की थी। श्री माओ भंडार नायके, ये 1960 में बनी थी, ठीक है। श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो किसी विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली थी, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। देख सकते हैं, विश्व का सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये कौन थी? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, याद रखेंगे कि वेलेंटाइना, ये कहाँ के? सोवियत रूस की थी, तो याद रख लेंगे ये कहाँ की थी? सोवियत, ये रूस की थी, ठीक है, ये याद रख लेंगे। कह रहे हैं विज्ञान में निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार किसके दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो नोबेल पुरस्कार हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग, ये इनका याद रखेगा, इन्हीं की याद में, ठीक है, दिया जाता है, ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया था। बोरलॉग पुरस्कार, नॉर्मल बोरलॉग, कृषि के क्षेत्र में, बस कुछ नहीं करना था यहाँ पे। किस के रिसने के बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी, तो किसके रिसने पर सबसे ज़्यादा लोग? तो एमआईसी, याद रखिएगा, एमआईसी रिसा आया था। एमआईसी क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो याद रख लेंगे, मिथाइल आइसो आइसोसाइनाइड, साइनाइड, इसी के रिसने से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। कब? 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 का दिन था। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। कहना वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक क्या होता है? ज्वाइंट पांडा होता है, ठीक है, ज्वाइंट पांडा होता है, याद रख लेंगे, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बस कुछ लास्ट में कुछ हमने जल्दी कर दिया है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि अगर जल्दी ना करता तो बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो सभी कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिया है 2001 का, अब हम 2002 का करवाएंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा लेकिन एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। आगे से मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, डिस्प्ले हल्का सा कम करूँगा और पूरी एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।